कॉमन मैन पॉडकास्ट के जो तीसरे एपिसोड में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कैमरे की आंखों के सामने से हमेशा की तरह सुभाष चंद्र झा, और कैमरे के पीछे से मेरे सहयोगी हैं अनिल दुफारे। और आज हम, जैसा कि दोस्तों आप जानते हो कि हमारा जो है हिमालय के रीजन से एक बहुत ही भावनात्मक लगाव रहा है, और हम समय समय पर आपने देखे होंगे कि हमारे लद्दाख से जुड़े वीडियोस आते हैं। हमने उत्तराखंड के भी कुछ गांवों का दौरा किया था, उनको भी जो हमने अपने चैनल के ऊपर डाला था। आज एक बार दोबारा जो हम एक हिमालयन क्षेत्र से, रीजन से एक व्यक्ति हमारे साथ हैं, किसी मुहिम पर काम कर रहे हैं, और उनकी उस मुहिम के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। और मेरे साथ जो शख्स बैठे हैं वो कोटद्वार से आते हैं, और चलिए उनका परिचय उनकी ही जुबानी लेते हैं। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारा कॉमन मैन पॉडकास्ट के तीसरे एपिसोड में। तो अपना एक आप छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दें। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपने अपने चैनल में मुझे आमंत्रित किया, और आपके सभी दर्शकों को और यही कहूँगा कि इस जो वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है पूरे हमारे क्षेत्र के लिए। सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम प्रवीण थापा है और मैं उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट पौड़ी गढ़वाल का मैं निवासी हूँ, और मैं कोटद्वार विधानसभा से बिलोंग करता हूँ, और एक समस्या लेकर मैं यहाँ पहुँचा हूँ सर। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि देश में जो है हाईवेज का और एक्सप्रेस वे का जो है जाल बिछाया जा रहा है, और जिसको बहुत बड़े पैमाने पर जो है राज्य सरकारें और भारत सरकारें जो है प्रचारित करती हैं। और वहाँ आज भी उत्तराखंड ही नहीं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड के ऐसे बहुत सारे जो ग्रामीण क्षेत्र के सड़कों का बहुत बुरा हाल है। यदि किसी बुजुर्ग की तबीयत खराब हो जाती है तो उनको जो डोली में बिठा के ले जाते हैं, उत्तराखंड में उसे कंडी बोलते हैं, कंडी में बिठा करके ले जाते हैं। किसी महिला, जो गर्भवती महिला को यदि किसी अस्पताल तक पहुंचाना हो तो सड़क ना होने के कारण 7-8 लोग उनको, उस महिला को या उस पेशेंट को कंडी में बिठा के या डोली में बिठा करके हॉस्पिटल तक पहुंचाते हैं। तो ये जो जितने विकास कार्य हो रहे हैं, ये विकास कार्य हो रहे हैं महानगर के लोगों के लिए। वो महानगर के लोग जो पर्यटन के लिए पहाड़ों में जाते हैं, और वहाँ पर जा कर के पहाड़ों को एंजॉय करके पहाड़ों के लिए बहुत सा जो है कूड़ा छोड़ करके आ जाते हैं। और जो पहाड़ के मूल निवासी हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, आज तक आज़ादी के 78 साल गुजर चुके हैं, उसके बावजूद भी वहाँ पर सड़कों का बहुत बुरा हाल है पहाड़ी क्षेत्र में, क्योंकि पहाड़ के रास्ते बड़े दुर्गम होते हैं। तो हमारे साथ जो प्रवीण थापा जी आए हुए हैं, उन्होंने अपना परिचय दिया, और इनका जो है एक फेसबुक पेज भी है, जनता की आवाज़। और ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि प्रवीण आज हमारे बीच में यहाँ बैठे हैं, और हम ये जानने की कोशिश करेंगे उनके शब्दावलियों से कि क्या कोटद्वार की समस्या हैं, किस चीज़ को, किस मुहिम को लेकर के चल रहे हैं, किस मुहिम के लिए उन्होंने एक हस्ताक्षर अभियान चलाया है, और किस उद्देश्य से दिल्ली में आए हैं, और दिल्ली में किन किन लोगों से मिलना है और क्या क्या करना है, उन्हीं से जानते हैं। तो प्रवीण जी बताइए, क्या समस्या है, क्या मुहिम है जिसको लेकर के आप दिल्ली आए हैं? सर, जैसा आपने कहा कि पहाड़ जैसी समस्याएं हैं, और सड़कों की बात आपने कही है, और पलायन बहुत हमारे यहाँ पर हुआ है। पलायन के लिए जो 3 कारक होते हैं वो होती है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। अगर ये चीज़ें नहीं है जहाँ पर, वहाँ पर पलायन जो है बहुतायत में होता है। और डिस्ट्रिक्ट जो पौड़ी गढ़वाल है हमारा, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, कोटद्वार विधानसभा से, सबसे ज़्यादा हमारे उत्तराखंड में पलायन की मार झेल रहा है। बड़े बड़े नेता डिस्ट्रिक्ट पौड़ी गढ़वाल ने दिए हैं, लेकिन उन्होंने उस प्रकार से काम नहीं किया। 25 साल से ज़्यादा हमारे उत्तराखंड को बने हुआ हो गया है, और जिस उत्तराखंड की हम लोगों ने कल्पना की थी, हमने सोचा था यार हमारे अपने नेता होंगे, हमारे अपने लोग होंगे, और हमारी अपनी समस्याओं को वो अच्छी तरह से जानते समझते होंगे, तो उस पर काम करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। उन्होंने सिर्फ देहरादून और दिल्ली में अपने घर बनाए, इसके अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं किया। आज जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, किसी के भी बच्चे जो है उत्तराखंड में आपको दिखाई नहीं देंगे।
रही बात मेरी समस्या की, तो मैं आपको बता दूं कि कोटद्वार गढ़वाल का प्रवेश द्वार है और वहीं से पहाड़ शुरू हो रहा है, वहीं से आपका मैदानी इलाका यूपी भी शुरू हो रहा है। और बड़ी विडंबना है हमारे कोटद्वार के लिए कि 2 लाख की आबादी हमारे कोटद्वार विधानसभा की है और प्लस 3 विधानसभाएं इसमें और भी आती है, चौबट्टा खाल, लैंसडाउन और यमकेश्वर। लगभग 7 से 8 लाख की आबादी के पास आज भी अपनी सड़क नहीं है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। एक हमारा लालढंग चिल्लरखाल मार्ग है, आपसे जब मेरी बात हुई थी तो आप भी उस मार्ग से गए थे। जी, जी। और 1990 तक 4 व्हीलर उसमें चला करता था। गाड़ियां अभी भी चलती है, वन विभाग उसमें टैक्स भी लेता है, पैसे भी लेता है, लेकिन उसके बाद जिस प्रकार से वो सड़क होनी चाहिए बिल्कुल वो नहीं है वहाँ पर। इस समय बिल्कुल बंद होगा और सड़क को जिस प्रकार से होना चाहिए वो वहाँ पर नहीं है। उसकी मांग लोग, जनता जो है लगातार इसकी मांग उठाते हैं और विधायक और सांसद भी जब चुनाव लड़ते हैं वहाँ पर तो इसी को आधार बनाकर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन उसके बाद वो जो है अपने कानों में तेल डाल के बैठ जाते हैं और इसको बिल्कुल ठंडे बस्ते पर डाल दिया गया है। अभी मैं आपको बताऊं, मुझे ये जो अभियान मेरा चल रहा है, मैं 11 दिन, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं 11 दिन पैदल चलकर कोटद्वार से दिल्ली जंतर मंतर तक 11 दिन पैदल चलकर मैं आया था। 2 अगस्त को मैं चला था और 12 तारीख को मैं दिल्ली जंतर मंतर में पहुंचा था। और इस बीच आपने देखा होगा कि बरसात, गर्मी और उसके बाद आपने देखा होगा धूप और कीचड़, इन सब का मैंने सामना किया। वो सिर्फ इसलिए कि यार मेरा कोटद्वार है और मेरे कोटद्वार के लिए मेरा भी कुछ ना कुछ फ़र्ज बनता है कि मैं उसके लिए कुछ करूं। अभी 1 महीने पहले ही मैं आपको बता दूं कि हमें जैसे जो लालढंग चिल्लरखाल मार्ग है वो क्यों महत्वपूर्ण है और हमें कहां से होकर गुजरना पड़ता है। हमें यूपी उत्तर प्रदेश से होकर गुजरना पड़ता है आज भी, और वो बहुत लंबा टाइम भी वहाँ पर लगता है। जब अभी ये पूरा वहाँ पर एक नेशनल हाईवे वहाँ पर बन रहा है, नजीबाबाद कोटद्वार वाला जो पोर्शन है वहाँ पर पेड़ वेड़ कटे जा रहे हैं, तो एक जो है वहाँ पर जो पुलिया थी वो क्षतिग्रस्त हो गई और पूरी नदी के रूप में वो ले, तो वहाँ पर 5 घंटे 6 घंटे लोग वहाँ पर कार में कोई पैक हो गया, कोई मोटरसाइकिल में था, कोई गाड़ियों में था, उसमें पेशेंट हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, सभी लोग 5-5 6-6 8-8 घंटे तक वहाँ पर बिल्कुल वहीं पर रह गए। और वो पूरा जंगल था, ना वहाँ पर पानी की व्यवस्था ना कुछ। तो ऐसा लग रहा था ये कि यार हमारे पास उसका कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। तो ऐसा लग रहा था उस समय कि कोटद्वार नहीं, एक आइसलैंड है, एक टापू पे हम लोग रह रहे हैं। अगर मेरा ये लालढंग चिल्लरखाल मार्ग बनता है तो बहुत सारी सुविधाएं होंगी, बहुत सारी दिक्कतों का सामना हमें नहीं करना पड़ेगा। देहरादून शिक्षा का हब है, राजधानी है हमारी, पूरे भारतवर्ष से देहरादून में बच्चे पढ़ने आते हैं, हमारे यहाँ के भी जाते हैं, तो उन्हें जो है यूपी होकर जाना पड़ता है। हरिद्वार में हम कोई भी, जैसे आप जानते हैं कि हरिद्वार गंगा के लिए प्रसिद्ध है, गंगा माँ गंगा वहाँ से रहती है और सारे धार्मिक कार्य वहाँ पर होते हैं, तो उनके लिए जाना पड़ता है। डेड बॉडी लेके अगर हमें हरिद्वार जाना है तो हमें यूपी होकर जाना पड़ रहा है। ऋषिकेश एम्स है, क्योंकि स्वास्थ्य की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, जो कि मैंने आपको बताया कोटद्वार विधानसभा है, उसमें बेस्ट हॉस्पिटल है वहाँ पर, वो बिल्कुल एक रेफर सेंटर बन गया है। एम्स वहाँ पर जाना पड़ता है, एम्स जाने के लिए भी हमें यूपी होकर जाना पड़ता है। वहाँ जो इंडस्ट्रीज़ हैं, आज सुबह भी एक जो वहाँ पर जो सिडकुल इंडस्ट्री एरिया, उनके अध्यक्ष ने सुबह मेरे साथ आधे घंटे बात की। उन्होंने कहा कि हमारी तो कई इंडस्ट्री यहाँ से जो है इंडस्ट्री पलायन कर रही है, उसका कारण यही कि कनेक्टिविटी हमारे पास नहीं है। तो इस प्रकार की समस्याओं का सामना हमें करना पड़ रहा है और इस मार्ग को बिल्कुल ठंडे बस्ते पर डाल दिया गया है। कहते हैं कि मार्ग कोर्ट में लंबित है, तो सर मुझे ये बताइए कि अगर कोई चीज़ कोर्ट में लंबित है तो क्या उसकी सुनवाई नहीं होती, क्या उसकी पैरवी नहीं होती, क्या उसके लिए हम कोर्ट का दरवाज़ा, हम उसके लिए अपना जो है पक्ष नहीं रखते हैं? ये हमारी सरकारों ने कभी रखा ही नहीं। उन्होंने कभी कोर्ट में जिस प्रकार से जो भी प्रॉब्लम है कोर्ट को बताइए ना कि कोई इतने लाख लोग वहाँ पर प्रभावित है और वहाँ तो पेड़ भी आपको काटने नहीं, और पहले से वो मार्ग है, इतने लोग प्रभावित हो रहे हैं, क्यों नहीं आप अपना पक्ष रख रहे हैं? क्यों नहीं आप वकीलों की एक फौज तैयार कर रहे हैं? कल हमारी एडवोकेट रोहित डंडयाल जी, जो कि सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने कहा कि इस पर सरकार अपना पक्ष रखती ही नहीं है। बिल्कुल उन्होंने इसको ऐसे ठंडे बस्ते पर डाल दिया। तो बस मैं इसलिए आया हूँ कि एक अवेयरनेस फैलाने, जन जागरूकता, और लोग लगातार जुड़ रहे हैं इस अभियान के साथ। मैं अकेला चला था हूँ, ना मेरे पास कोई संस्था है ना कुछ है, लेकिन उसके बाद लगातार लोग जुड़ते रहे और मेरा मकसद यही है कि मैं हर जगह जाऊँ, हर लोगों को मैं बताऊँ, लोगों को रोक रोक के बोलूँ कि मेरा लालढंग चिल्लरखाल मार्ग है वो बना नहीं है, प्लीज़ उसे बनाइए। ये मेरा एक जन जागरूकता वाला अभियान है। लोग इसमें जुड़ रहे हैं। काम तो देखिए सरकारों ने ही करना है सर, सब कुछ वकील हो और दूसरी चीज़ें हैं, सब उन्होंने ही करना है। और मैं यहाँ पर आया हूँ नितिन गडकरी जी के पास। मेरा ये वहाँ के जनप्रतिनिधियों से तो विश्वास मेरा क्या, पूरी हमारे 2 लाख की आबादी का उठ गया है।
मैं नितिन गडकरी जी के पास आया हूं, उनसे एक बार मैं मिलना चाहता हूं। उनको भी एक बात मैं याद दिला देना चाहता हूं नितिन गडकरी जी को। सर 2017 के विधानसभा चुनाव में आप कोटद्वार आए थे और वहां पर डॉक्टर हरक सिंह रावत चुनाव के लिए हुए थे। चुनावी कैंपेन में आपने कहा था कि आप हरक सिंह रावत को जिताइए और मैं ये रोड आपको बना के दूंगा। अगर उसमें कानूनी पहच है तो आप एक ओवर ब्रिज बना सकते हैं। वहां पर 8 किलोमीटर का पोर्शन है, आप भी वहां गए हैं। तो ये एक भावुक अपील मेरी आप लोगों से है। आप लोग जितना भी हो मेरी इस अपील को आप लोग शेयर कीजिएगा बस। तो दोस्तों किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए जो है बिजली, सड़क, पानी और आज के दौर में एक जो है इंटरनेट और जुड़ गया है, यानी जो मोबाइल नेटवर्क है और ब्रॉडबैंड की सर्विसेज है। यदि और सरकार का काम सिर्फ इन सब चीज़ों को मुहैया कराना है, जनता अपने आप जो है अपना विकास कर लेगी। जिस सिडकुल की बात कर रहे हैं वो सिडकुल मैं वहाँ पे गया था और वहाँ पर जितने प्लॉट्स हैं वहाँ पे मुश्किल से 5-6 मुझे जो है बड़ी बड़ी कंपनियाँ दिखाई दी। और बताया जाता है कि जैसा मेरी थापा जी से मतलब बात हुई, विप्रो वहाँ पे आई थी मगर लौट गई, क्योंकि वहाँ पर रोड कनेक्टिविटी की इतनी ज़्यादा जो है मतलब प्रॉब्लम थी कि इंडस्ट्रियल एरिया तो है पर लोग वहाँ पर आना नहीं चाहते, और जबकि राज्य सरकार वहाँ पर इंडस्ट्री लगाने के लिए करों में छूट भी दे रही है। तो बिजली, सड़क, पानी जो किसी भी शहर, कस्बे, गांव के विकास का जो है मूलभूत आधार होते हैं, और हम एक तरफ अपने आप को विश्वगुरु होने की बात करते हैं, और हमारा यदि हम सही मायनों में विश्वगुरु बनना चाहते हैं, यहाँ तो क्लेम किया जाता है कि हम विश्वगुरु बन गए, मगर जिस तरह से आप देख रहे हैं हमारे ग्रामीण क्षेत्रों का जो हाल है, और जो सड़कें, जो बड़ी बड़ी सड़कें बनाई जा रही हैं, और उसमें जो पहाड़ के जो देवतुल्य जो पेड़ों की बलि ली जा रही है, उससे जो गांव देहात कस्बे से जो जुड़े लोग हैं उनको कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो एक ऐसे ही उसके ऊपर मुहिम के ऊपर जो है हमारे थापा जी काम कर रहे हैं, और हम भी मतलब आपसे यही कहना चाहते हैं कि जितने मेरे उत्तराखंड के जो निवासी हैं, मेरे उत्तराखंड के जो लोग हैं, बताया जाता है कि लगभग 1.5 करोड़ लोग उत्तराखंड से पलायन करके अलग अलग शहरों में रहते हैं। तो वो हमारे थापा जी की आवाज़ मिलाएं। अच्छा ये बताइए थापा जी, यदि ये सड़क बन जाए, क्योंकि मैं भी उस जंगल के मार्ग से आया हुआ हूँ, तो ये तो समस्या हुई कि अब हम यदि इसके समाधान की बात करें तो समस्याओं की बात तो सभी करते हैं, तो समस्या के साथ साथ जो हमें जो है सरकार को समाधान भी बताना पड़ेगा, रास्ते भी जो है बताने पड़ेंगे कि ये किस तरह से किया जा सकता है बिना पर्यावरण को क्षति पहुंचाए हुए, बिना क्योंकि जो सृष्टि में जीव जंतु जंगल में जो बने हैं, जैसे हमने मानव योनि में जन्म लिया है, किसी ने कुत्ते की योनि में जन्म लिया है, किसी ने हाथी की योनि में जन्म लिया है, किसी लोमड़ी की योनि में, भालू की योनि में, तो ये जो हमारा जो ये सृष्टि है और ये हमारी पृथ्वी है वो सबके लिए बनी है, और हम सबको इसके साथ समन्वय बिठा करके चलना है कि हमारी ज़िंदगी की रास्ते भी आसान हो और उनकी ज़िंदगी के रास्ते में भी कठिनाई ना आए। क्योंकि आप नितिन गडकरी साहब के पास जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपके दिमाग में उपाय भी होगा कि हम किस तरह से जो इस समस्या के समाधान को पा सकते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए सर, जैसे आपने समाधान की बात की है, तो मुझे गुस्सा इस बात का है सर, और जब मैंने आपको बताया कि 30 दिन पहले जब पूरा मार्ग बंद हो गया था, हमें ऐसे फंस गए थे, गुस्सा मुझे इस बात का है कि जो हमारे वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, कभी भी जैसे कोर्ट में ये मामला है, उन्होंने इस मामले पे कभी बात की ही नहीं। कोर्ट में कल एक रोहित डंडियाल जी हमारे कोटद्वार के ही हैं और सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं, उन्होंने बताया थापा जी कभी कोर्ट में इस बात पे बात रखी नहीं है, ना कि यहाँ पर सांसद ने, ना हमारे विधायक ने। आप एक अच्छी टीम बनाइए, वकील की टीम बनाइए। कोर्ट में अगर कोर्ट ने किसी चीज़ पे विरोध किया है या उस पर रोक लगाई है, तो आपको उसका उत्तर देना पड़ेगा ना कि यार ये रोक लगी है, तो लेकिन इसका सर ये है, यहाँ पर 2 लाख लोग रहते हैं और पूरा गढ़वाल कनेक्टिविटी है, इतने प्रभावित हो रहे हैं लोग, वहाँ पर जा नहीं पा रहे, लोगों के पास सड़क नहीं, आज़ादी के बाद से सड़क नहीं है। और कोर्ट भी ये कहती है कि जहाँ पर जानवरों के लिए हक है वहीं पर मानव के लिए भी बहुत वो है। जी। इतना तो टेक्निकली मैं जानता हूँ, लेकिन कल वकील साहब बता रहे थे ये बातें।
तो इसमें दो ऑप्शन है। पहली बात तो अभी आपने देखा होगा कि नेशनल दिल्ली मुंबई पुणे हाईवे है, 1200 से 1400 किलोमीटर का है। 1200-1400 किलोमीटर में कई स्टेट आए हैं, कई जंगल आए हैं, आपने ऊपर से ओवरब्रिज या जो बना दिए गए हैं। तो आप एक 8 किलोमीटर पे एक ओवरब्रिज नहीं बना सकते क्या, जो 2 लाख से 7 लाख की आबादी जो प्रभावित हो रही है। उसका एक ऑप्शन ये है। दूसरा यह है कि आप कोर्ट में अच्छे से उसकी पैरवी कीजिए, कोर्ट में लड़ाई लड़िए, लेकिन आप उस चीज़ के प्रति ईमानदार तो होइए, उसके मेहनत तो कीजिए। दुख तो इस बात का है कि आपने इस चीज़ को कभी ठंडे बस्ते पर डाल दिया। आपने सोचा कि यार लोग हैं, लोग कुछ बोलते नहीं, अब चुनाव आते हैं आप बोलते हैं लाल ढाल चिल्लर खाल मार्ग हमारे उसमें है, जो घोषणा पत्र होता है उसमें हर है। 5 साल में बस 5 साल के जो है वो झुंझुना आप थमाते हैं, जो एक जो है जुमले की तरह ये वादा होता है और वो जुमला ही साबित होता है। तो एक मैं सबसे पहले मतलब आपसे जानना चाहता हूँ, थोड़ा सा आपको रोक रहा हूँ, आप मुझे बताइए कि जो कोटद्वार जो मतलब विधानसभा है, इसके विधायक कौन है? विधायक तो इस समय हमारी मैडम है ऋतु भूषण खंडूरी जी, और उनको तो इतना काम करना चाहिए था कोटद्वार में कि जिससे कि अभी मैं आपको बताऊं, ऋतु खंडूरी जी जब चुनाव लड़ रही थी, यमकेश्वर की विधानसभा विधायक थी उससे पहले वो। हाँ। तो अब उनको वहां पर से टिकट नहीं मिला, क्या हुआ, काम किए या नहीं किए, लेकिन उसके बाद वो यहाँ पर आई हैं और उनको ऐसा लग रहा था कि चांस जो है बिल्कुल डामाडोल वाली स्थिति थी। योगी आदित्यनाथ जी वहाँ पर चुनावी कैंपेन में आए हैं और उन्होंने पूरे समीकरण जो है उनको सुनने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आए थे। योगी आदित्यनाथ जी का एक अपना एक वर्चस्व, एक अपना नाम है, और नाम क्यों है, क्योंकि काम है। तो मैडम ऋतु खंडूरी जी को भी ये सोचना चाहिए था उस दिन कि चलिए मैं चुनाव जीती हूँ, योगी आदित्यनाथ जी को मैं यहाँ पर लाई हूँ, अब मैं इतना काम करूँ कि अगली बार योगी आदित्यनाथ जी को ना लाना पड़े और मैं खुद ही दूसरी विधानसभा में एक एज ए स्टार प्रचारक जाऊँ। ऐसे मैं काम करूँ, ऐसे काम आपको करना पड़ेगा। अब फिर क्या, कौन से स्टार प्रचारक आप लेके आएंगे वहाँ पर? जी जी जी, अब अगले पॉइंट पे मैं आता हूँ। और ये तो आपने बताया कि वहाँ की जो है मैडम जो है विधायक हैं, और अभी आपने एक हस्ताक्षर अभियान चलाया इस मुहिम के समर्थन में, तो क्या आपने उनको एक कॉपी सौंपी है जो आपके जो विधायक हैं? सर एक्चुअली मैं आपको बताऊं, देखिए आज तक तो अभी हमने कोई कभी पत्रकार वार्ता होते हुए नहीं देखी वहाँ पर। जी जी, है ना, पत्रकार वार्ता हो, विधायक हो, पत्रकारों से। देखिए पत्रकारों को तो सबको पता होता है धरातल पे, आपको तो हर महीने 2 महीने में पत्रकार वार्ता करनी चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि भाई क्या क्या समस्या हैं, कैसे हम काम कर सकते हैं, कैसे अपनी विधानसभा को अच्छा बना सकते हैं। पिछले 6 साल में लगभग 20 बार मैंने ग्राउंड जीरो से चिल्लर खाल की रिपोर्टिंग की है। जी जी, ठीक है, तो सब कुछ पता है। अब एक बार बताइए, वोट लेने के लिए तो हमारे पास आते हैं, ये जनता के पास आते हैं, अब समस्या बताने के लिए भी जनता के पास, जनता को जाना पड़ेगा। जब सब कुछ पता है आपको, इतने दिन से ये बात चल रही है, आज पिछले 1 महीने से मैं इस अभियान पर लगा हूँ, कभी भी कहीं से कोई एक मैसेज या कोई ये नहीं कि थापा जी आप क्यों चल रहे हो, पैदल क्यों चल रहे हो, चलिए हम आप बैठ के बात करते हैं, कभी भी इस 1 महीने के अंदर भी कोई बात नहीं। उससे पहले भी कभी कुछ नहीं हुआ। पिछले मैं बता रहा हूँ ना आपको, 6 साल में मैंने 18 से 20 बार लाल ढाल चिल्लर खाल। तो यार आपकी विधानसभा है, आपको काम करना चाहिए, आपको आगे भी चुनाव लड़ना है, तो आपको आगे आके लोगों से बात करनी चाहिए, पत्रकारों से मीटिंग करनी चाहिए कि भाई क्या समस्या है। और रही बात वन विभाग की वहाँ पर एनजीटी की, तो एक कोटद्वार के लिए ही, एक छोटे से कोटद्वार के लिए ही सारी एनजीटी है। अभी कोटद्वार दुगड्डा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वहाँ पर गुमखाल में हज़ारों पेड़ वहाँ काट दिए गए हैं। नजीबाबाद वाला जो बन रहा है, हज़ारों पेड़ वहाँ पर काट दिए गए हैं। और जहाँ पर बहुत सारी ज़रूरत है, जैसा आपने कहा कि वहाँ पर रोड बनाई जा रही है जहाँ पर टूरिस्ट आएगा, लेकिन जो लोग वहाँ के जो मूल लोग हैं, जो उनके लिए कोई रोड नहीं है, उनके लिए कोई शिक्षा नहीं, स्वास्थ्य नहीं। आज आप ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन बन रही है, किस लिए बन रही है कि भाई बाहर से लोग आएंगे, राजस्व मिलेगा, हमें सब कुछ है। लेकिन जो वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं आज भी आज़ादी के इतने साल बाद, बताइए कोटद्वार गढ़वाल का प्रवेश द्वार बिल्कुल वहीं से यूपी, तो उनके पास सड़क नहीं है अपने राजधानी जाने के लिए। इससे बड़ी विडम्बना क्या होगी? बिल्कुल। थापा जी, ये तो आपने बताया कि जो मतलब विधायक हैं वहाँ की महिला हैं, और ये जो कोटद्वार जो विधानसभा है आपकी, ये किस लोकसभा क्षेत्र में आता है? ये पौड़ी लोकसभा क्षेत्र में है। पौड़ी लोकसभा क्षेत्र में आता है। तो अभी पौड़ी से जो सांसद कौन है? वो हमारे अनिल बलूनी जी हैं। अच्छा, अनिल बलूनी जी शायद पहले ये राज्यसभा में थे, आपकी बार? हाँ, राज्यसभा सांसद थे। राज्यसभा सांसद थे। इनको जो है आपकी बार जो है लड़ाया गया, हाँ, चुनाव लड़े जो थे। है बलूनी को। तो उनका क्या रुख है? क्या उन तक आपने जो अपनी समस्या को, क्योंकि देखिए मैं इस बात को क्यों पूछ रहा हूँ आपसे कि यदि
आपके नितिन गडकरी साहब से यदि बातचीत होगी तो वो आपसे ये ज़रूर पूछेंगे कि क्या आपने स्थानीय विधायक को संपर्क किया, क्या आप उन्होंने नहीं सुना तो क्या आपने जो सांसद महोदय तक अपनी बात जो है पहुंचाई। तो क्या इन जो आपके जनप्रतिनिधि हैं उसके साथ सभी जगह पे मेरे ख्याल से कोटद्वार नगर पालिका होगी तो वहाँ पे पार्षद भी होंगे, जो पार्षदों के भी नॉलेज में, तो क्या ये जो मुहिम जो आप लेकर के चल रहे हैं इसकी जानकारी जो पार्षद, विधायक और सांसद तक है या आपने पहुंचाई है या आने वाले टाइम में आप उनको? देखिए, मैं तो सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचा रहा हूं पिछले 1 महीने से, और जैसा मैंने आपको सर बताया, मैं पत्रकार हूं, तो 18 से 20 बार मैं इस खबर को बना चुका हूं। जी। और अनिल बलूनी जी के भी को भी इसका नॉलेज है और रितु खंडूरी जी को भी ज्ञान है। तो अब मैं जब सबको पता है और ये चुनावी मुद्दा बनता है, तो आज तक मुझे दुख इस बात का है, अगर मैं इनके पास चला जाता, लेकिन कभी इन्होंने इस बात को कभी भी संसद में उठाया हो या विधानसभा के सत्र में उठाया हो। अभी गैरसैंण में विधानसभा सत्र चला है, जो हमारी राजधानी बता रहे हैं कि यहाँ पर राजधानी बनेगी, उस पर भी बस बजट का वो होता है, वो कुछ होता नहीं है, तो वहाँ पर भी इस मुद्दे को नहीं उठाया। मैं तो 10 बार चला जाता, एप्लीकेशन देता, लेकिन मैं देखता कि इन 3.5 सालों में मैडम रितु खंडूरी जी ने कभी भी इस मुद्दे के लिए कोर्ट में पैरवी की हो या आगे कहीं बात की हो। तो मुझे भी लगता है कि यार ये लोग कर रहे हैं, चलिए मैं भी जाता हूँ एक बार और हम कहेंगे। कई लोग गए हैं, कई लोगों ने कहा है, लेकिन इस पर कभी भी इन्होंने बात ही नहीं की, इसको एक ठंडे बस्ते पर डाल दिया। इसलिए ये मेरा अवेयरनेस कार्यक्रम है और मैं ये देखना चाहता था कि कोटद्वार के लोग क्या कहते हैं, और बढ़ चढ़कर कोटद्वार के लोग आगे आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये मार्ग बनना चाहिए, चाहे वो एक आम व्यक्ति हो, चाहे वो इंडस्ट्रीज से संबंधित रखते हों, चाहे वो जॉब करने के लिए हरिद्वार जाते हों, देहरादून जाते हों, सभी लोग ये चाहते हैं। इसलिए मैं नितिन गडकरी जी के पास इसलिए भी आया हूँ कि अब मैं इस मुद्दे को जो है केंद्र तक ले जाना चाहता हूँ। नितिन गडकरी जी आए थे, चुनावी सभा में उन्होंने घोषणा की थी, तो उनको भी एक बार ये बात मैं याद दिला देना चाहता हूँ। एक थापा जी, ये हमें बताएं कि यदि ये जो सड़क बन जाती है, जिस सड़क के लिए आप जो मुहिम चला रहे हैं, और मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, और उत्तराखंड तो देवभूमि है, तो कदम कदम पर जो है देवी देवताएं हैं, तो इससे जो है मतलब किन किन क्षेत्रों को किस किस तरह का फ़ायदा होगा, जैसे कितनी दूरी घट जाएगी हरिद्वार तक, कितनी दूरी जो है घट जाएगी, दूरी यदि घटेगी तो निश्चित रूप से समय भी बचेगा, और समय ही सबसे ज़्यादा कीमती है, और कितनी जो है देहरादून यदि कोटद्वार से जाते हैं तो इससे कितनी जो सुगमता होने वाली है लोगों को, इसके बारे में भी थोड़ा हमें बताइए। सर मैं बताऊं, अभी जैसे हमें हरिद्वार जाना है तो 25 किलोमीटर तो आपका नजीबाबाद हो गया, जी, और प्लस 55 किलोमीटर वहाँ से हरिद्वार हो गया, यानी 80 किलोमीटर आपको कोटद्वार से हरिद्वार के लिए जाना है। अब अगर ये वाला मार्ग बनता है तो आप लगा लीजिए कि कोटद्वार से 14 और कम से कम 45 से 50 किलोमीटर में हमारा हरिद्वार पड़ जाएगा। आप कह रहे हैं 30 किलोमीटर का 30 किलोमीटर का जो है हम ईंधन बचाएंगे, हाँ, समय बचाएंगे और टैक्स बचाएंगे। यूपी का जो है यूपी का टैक्स देना पड़ता है, टोल जो है, हाँ, जो जाते हैं, जो लोग जाते हैं, और मतलब देहरादून जो है वहाँ से जो पहुँचने में, तो देहरादून तो हरिद्वार होके ही जाएंगे आप। अच्छा, ठीक है। फिर वहाँ से जो है 55 किलोमीटर देहरादून है वहाँ से, जी हरिद्वार से। तो अब मैं, चूँकि आप कोटद्वार में रहते हैं, और जैसा कि हम पहले भी हमारी बात हुई कि जो उत्तराखंड में जो है पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है, पलायन के ऊपर पूरा एक मंत्रालय बना हुआ है, तो जो उत्तराखंड से पलायन करके जो लोग विभिन्न शहरों में रहते हैं, जिन्होंने अपनी मातृभूमि को, अपनी पैतृक भूमि को, अपनी जन्मभूमि को, अपनी भाषाई संस्कृति को भुला दिया है, उनके लिए आप इस वीडियो के मार्फत से क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, उनको तो मैं तो ये कहता हूँ कि मेरा अपना मानना ये है कि देश ने हमें क्या दिया ये ज़रा नहीं सोचना चाहिए, देश को हम क्या दे रहे हैं ये ज़रूर सोचना चाहिए। देखिए, मैं भी नेपाल मूल का हूँ, है ना। मेरे दादा कोटद्वार आए थे, खेती वेती उन्होंने की, उसके बाद से मेरे पिताजी हो गए, मैं हो गया, अभी मेरी बेटी है। लेकिन मैं ये सोचता हूँ, क्योंकि उत्तराखंड आंदोलन में भी मैंने पार्टिसिपेट किया, बहुत बढ़ चढ़ कर, और उस समय यंग थे हम, तो मेरे जो अपने जो नेपाली जो लोग थे, वो गोरखे जो थे, वो कहते यार तू क्यों जा रहा है भाई इस आंदोलन में, ये गढ़वाल उत्तराखंड बनेगा, ये तो हमें भगा देंगे। मैंने कहा गलत सोच है तुम्हारी, जिस देश का खाओ उसी देश का गाओ, और उसके लिए अपना समर्पण। आज मैं बता रहा हूँ आपको, मुझे इतना प्यार, मेरा नाम प्रवीण थापा है,
इतना प्यार देते हैं और इतना सपोर्ट मुझे पूरे गढ़वाल से, उत्तराखंड से लोग कर रहे हैं कि थापा जी नहीं, बनना चाहिए, करना चाहिए। आज मैं 2 तारीख को मैं चला था और आज 25 तारीख है शायद, तो इतने दिन से मैं घर से बाहर हूँ, मेरे पास बस थोड़े बहुत पैसे थे, तो बाकी लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हर चीज़ से। तो उन लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ, बस सभी को ये कहना चाहता हूँ, सभी लोग अपना काम धंधा कर रहे हैं, जाना पड़ता है, पलायन करना पड़ता है अपने रोज़गार के लिए, विदेशों में भी है, लेकिन हाँ, अपनी मातृभूमि से ज़रूर प्यार करना चाहिए और उसके लिए हम किस प्रकार से कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं वो ज़रूर करना चाहिए। अगर नेता आगे नहीं आ रहे हैं तो हमें भी जो है इस प्रकार के कदम उठाने पड़ेंगे और नेताओं को हमें जगाना भी पड़ेगा कि भाई ये काम आपका है, आपको करना पड़ेगा। और समय होगी, क्योंकि उत्तराखंड तो आंदोलन का प्रदेश है, उत्तराखंड खुद एक आंदोलन के कारण बना है और हमारी जो माता बहनों ने जिस प्रकार का बलिदान दिया है उसको कभी भी भूलना नहीं चाहिए और उसको कभी भूलना नहीं चाहिए। उत्तराखंड ऐसे ही बना है, तो इसलिए बलिदानों का शहर है, देवभूमि कहा जाता है। और वाकई आप जब जाएंगे तो लगेगा आपको कि यार वाकई भगवान यहाँ पर वास करते होंगे, वो एक ऐसा क्षेत्र है। तो बस मैं वहाँ के जो मूल लोगों से यही कहूँगा कि बहुत सारे लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे अभी भी है। तो उस अपने उत्तराखंड को भी ध्यान दीजिए, क्योंकि अभी कोरोना में हमने देखा कि ऐसे ऐसे लोग उत्तराखंड में जो मूल थे वो आए, वहाँ पर रहे, है ना। और देखिए लास्ट कभी कभी ऐसा भी समय आ जाता है कि आपको उस जड़ को जब प्राण बचाने की बारी तो आई आना तो जो है तो लेकिन फिर उसके बाद भूल गए सब। जी। तो वो भूलना नहीं है, उत्तराखंड है ना, आप सभी को पुकार रहा है। और उत्तराखंड, मैं बताऊं, उत्तराखंड में काम कुछ नहीं हुआ है, तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हमारे जो नेताओं ने उस प्रकार से काम किया नहीं है, तो उत्तराखंड आपको याद कर रहा है। उत्तराखंड बहुत, मतलब मैं क्या कहूँ, परेशानी में है। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से अभी उत्तरकाशी के धराली में आपदा आई है और प्रकृति के साथ छेड़छाड़ जो की जा रही है वो आने वाले समय में भयावह रूप है। इस पे भी काम होना चाहिए, इस पे भी लोगों को आगे आके बात करनी चाहिए। सड़कें बना रहे हैं, हाईवे बन रही हैं, ऋषिकेश रेल कर्णप्रयाग बन रही है, राजस्व के लिए बन रही है, बड़ा विकास बता रहे हैं, लेकिन अपने पास सड़क नहीं है 2 लाख। तो भैया ठीक है, आप लोग वहाँ पर वो विकास कर रहे हैं, हमारी भी एक सड़क बना दीजिए 8 किलोमीटर की। गडकरी जी, मैं तो आया हूँ अपने जो जनप्रतिनिधियों से निराश होकर, और मैं अकेला नहीं हूँ, 1000 लोगों ने तो मुझे हस्ताक्षर करके दिए जितना मैं जा सका। और अभी बहुत सारे लोग आप देख ही रहे हैं सोशल मीडिया में, और बस अवेयरनेस फैलाने का मेरा काम है कि इसको इतना मैं आगे बढ़ा दूँ, इसकी थक हार कर इन नेताओं को इस पर काम करना चाहिए, काम करना पड़े। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी बातचीत प्रवीण थापा से। प्रवीण थापा जनता की आवाज़, इनका फेसबुक पेज है, और मैं आपसे कहूँगा कि आप उनको ज़रूर जो है फॉलो करिए। मुझे चाहे आप फॉलो करें या ना करें, मेरे चैनल को आप फॉलो करें या ना करें, ये आपके बुद्धि और विवेक के ऊपर है। मगर जो देवभूमि से जो लोग हैं, जो देवतुल्य लोग हैं, और जो भी जहाँ तक भी हमारी ये छोटे से चैनल की आवाज़ पहुँचती है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि प्रवीण थापा की आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ मिलाइए। हम सोशल मीडिया के ज़माने में रहते हैं, हम आ नहीं सकते, मगर हम सोशल मीडिया पर इसके ऊपर पोस्ट लिख सकते हैं। प्रवीण थापा के समर्थन में, उनका हौसला बढ़ाने के लिए आप पोस्ट लिख सकते हैं। छोटे छोटे वीडियोस जो है आप भेज सकते हैं कि आप अपने उत्तराखंड के बारे में क्या सोचते हैं। आप पूछ सकते हैं पुष्कर सिंह धामी, जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, कि ये आवाज़ें आप तक क्यों नहीं पहुँच रही हैं। ये आवाज़ें जो आपको मध्यम जो है दिखाई दे रही हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ समय बाद ये सरकार के कान फाड़ने लगे, क्योंकि जब बहुत देर तक सुनवाई नहीं होती तो लोग आंदोलन के लिए उतर आते हैं, और जब आंदोलन के लिए उतर आते हैं तब स्थिति जो है थोड़ी नाजुक हो जाती है। और अभी आप देख ही रहे हैं कि हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में, और साथ में पुष्कर सिंह धामी साहब से अपील करना चाहता हूं कि देखिए, उत्तराखंड में जितने भी जो पेड़ हैं वो जो है साक्षात देवी देवता के रूप हैं। आप इन पेड़ों को कटने से बचाइए और ऐसा विकास करिए जिस विकास में जो है पर्यावरण की कोई क्षति ना हो। और जो मुहिम लेकर आज प्रवीण जो है यहाँ पर आए हैं, दिल्ली आए हैं, नितिन गडकरी साहब से जो है मिलेंगे, और हम ये आशा करते हैं कि जो 1.5 करोड़ लोग उत्तराखंड से बाहर विभिन्न शहरों में रहते हैं वो इस वीडियो को देखेंगे, साझा करेंगे,
इनके पेज को जो है फॉलो करेंगे, हो सके तो हमारे चैनल को भी जो है आप जो है फॉलो करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इस वीडियो को पहुंचा करके जन जागरण का काम कर सकते हैं, जनता की आवाज़ को मजबूत कर सकते हैं। और जनता की आवाज़ को मजबूत कर रहा है एक शख्स, नाम है प्रवीण थापा। तो ये थी कॉमन मैन पॉडकास्ट का जो है तीसरा एपिसोड। लंबा है मगर बातें काम की हैं। तो थोड़ा सा जो है, यदि अपने देश से प्यार करते हों, अपने प्रदेश से प्यार करते हों, तो थोड़ा टाइम निकाल करके इसको सुनिएगा कि हम लोगों ने यदि कोई मीनिंगफुल यदि बातें की तो उन बातों के ऊपर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिख सकते हैं। आपको लगता है कि जिस मुहिम को लेकर के प्रवीण निकले हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पूरे भारत में पहुँचे, तो इस वीडियो को साझा करके पहुँचा भी दीजिए। और यदि आपके पास किसी भी तरह के सुझाव हैं तो आप ज़रूर जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए। और जैसा आपको बताया कि जनता की आवाज़ इनका पेज है। और प्रवीण जी, आप अपने YouTube चैनल के बारे में भी बता दीजिए कि आपका जो एक YouTube चैनल है उसके बारे में भी बता दीजिए कि कौन सा YouTube चैनल है। और सर, मेरा काण्वा नगरी नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। और काण्वा नगरी यानी काण्व ऋषि काण्व की तपस्थली राजा भरत वो व्यक्ति थे जिनके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा है। मैं उस शहर से हूँ, इसलिए मैंने अपने चैनल का नाम KANV काण्व नगरी NAGARI नगरी लाइव, ये मेरा यूट्यूब का चैनल है। और आप इसको भी देख सकते हैं, इसमें भी वीडियोज़ में डालता हूँ खबरें। और मेरा फेसबुक पर पेज है जनता की आवाज़, हिंदी में जनता की आवाज़ है। और पर्सनल जो मेरी आईडी है वो प्रवीण थापा के नाम से है, तो आप सभी लोग देख सकते हैं। और ये मेरी एक सड़क की मांग नहीं है, ये मेरे पूरे 2 लाख की आबादी की सड़क की मांग है। और उनके पास सड़क नहीं है, बड़ा दुर्भाग्य है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पेड़ों को नुकसान कीजिए या किसी को, वहाँ पर पेड़ भी नहीं कटने हैं। आप एक ओवरब्रिज बना सकते हैं और इस मामले को सरकारें जो है कोर्ट में लड़ सकती है। बस इतनी सी मैं अपील करता हूँ। 11 दिन पैदल चलकर मैं दिल्ली आया हूँ। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों, अभी आपने सुना प्रवीण थापा को। और जब भी मैं कोटद्वार की बात करता हूँ तो मुझे सिद्ध बली मंदिर की याद आ जाती है। और सिद्ध बली मंदिर जो है कोटद्वार का जो है सबसे मतलब जो है पौराणिक मंदिर है। तो मैं जो है आज दिन भी देखिए कितना शुभ दिन है, आज मंगलवार का दिन है, हनुमान जी का दिन है। तो मैं हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ कोटद्वार के जितने भी निवासी हैं उनके जीवन में जो संघर्ष हैं, उनके जीवन में जो संकट हैं, उन सारे संकटों को हरे। और वीडियो को समापन की ओर ले जा रहा हूँ। और समापन से पहले हमेशा की तरह मैं आप सभी को आज के दिन की जो है ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और टीम के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं सुभाष चंद्र झा और मेरे कैमरे पे मेरे सहयोगी हैं अनिल दुफारे। एक बार दोबारा से आप सभी को हरे कृष्णा।